आज फंक्शन की वजह से शाम को लेट आऊंगी। अश्मी ने रसोई में जाकर अपनी मम्मी के गले में अपनी बाहों का हार डालकर बोला, बेटी जल्दी आने की कोशिश करना, तुम जानती हो ना अपने पापा को, शाम तक तो वो घर को सर पर उठा लेंगे। अश्मी की मम्मी ने बोला, ओ मम्मा पापा की चिंता मत करो, मैंने पापा से परमिशन ले ली है। परमिशन ले ली है तो फिर जाओ, लेकिन फिर भी जल्दी आने की कोशिश करना और अपना ध्यान रखना। अश्मी की मम्मी ने उसे हिदायत दी। ठीक है मेरी मम्मा, मैं अपना ध्यान रखूंगी, आई लव यू। ये बोलकर अश्मी ने अपनी मम्मी के गाल पर एक हल्का सा किस किया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। अश्मी थपलियाल, अपने माता पिता की लाडली। पता नहीं कितनी ही मन्नतों के बाद शादी के 10 सालों के बाद अश्मी की मम्मी की गोद भरी थी और ऊपर वाले ने अश्मी के रूप में एक प्यारी सी बेटी उनकी गोद में डाल दी थी। बहुत ही लाड प्यार से पाला था उन्होंने अपनी लाडली बेटी को। और आज अश्मी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही थी। उसका सपना था कि वो देश की बहुत बड़ी पत्रकार बने। आज उसके कॉलेज में कॉलेज का एनुअल डे फंक्शन था, जिसमें शामिल होने के लिए अश्मी आज कॉलेज गई थी। मोबाइल की साइलेंट मोड की किरकिर की आवाज से मेरी नींद में हल्का सा खलल पड़ा। मैं फिर से बिना मोबाइल की ओर देखे करवट बदलकर सो गया। थोड़ी देर में मोबाइल शांत हो गया, लेकिन ये कुछ ही पल की शांति थी। मोबाइल फिर से अपनी पुरानी औकात पर आ चुका था। इस बार मैंने झुंझलाकर मोबाइल को उठाया और मोबाइल पर ऑफिस का नंबर बार बार चमक रहा था। मैंने मन मार कर फोन उठाया। जहां पना फोन को महल के किस कोने में डाल देते हो जो उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। उधर से मेरी रिसेप्शनिस्ट रागिनी की मधुर आवाज सुनाई दी। तुझे कोई और काम नहीं है क्या, जो हमेशा तभी मेरी नींद खराब करती है जब मैं सपने में किसी हसीना के साथ डेट पर होता हूँ। मैंने खिसियाकर रागिनी को डांटते हुए बोला, आप डेट पर जाओ चाहे महीने पर जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कर्मचारी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि शहर में होने वाली हर खून खराबे वाली घटना के बारे में आपको समय पर बताऊं, ताकि आप अपनी सपनों की हसीनाओं को छोड़कर अपने काम धंधे पर ध्यान दे सके। रागिनी मेरा पानी उतारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। अब कहाँ आग लगा दी मोहतरमा, मैंने अलसाए हुए स्वर में कहा। दिल्ली के कॉलेज में एक लड़की का कत्ल हो गया है, आप जल्दी नींद से बाहर निकलिए और पहुंचिए वहां। मैं पूरी डिटेल अभी आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ। ये बोलकर रागिनी ने फोन रख दिया। मैं आपका खादिम अनुज प्राइवेट डिटेक्टिव के धंधे से ताल्लुक रखता हूँ। शहर में होने वाले मर्डर, खून जैसे अपराधों से ही आपके इस खादिम की दाल रोटी चलती है। मेरा एक छोटा सा ऑफिस नेताजी सुभाष पैलेस में स्थित था, जिसमें 2 लोग काम करते थे, एक मेरी रिसेप्शनिस्ट और एक मेरा चपरासी। मैं बेड से कूदकर बाथरूम में गया, फ्रेश होने लगा। थोड़ी सी देर में मैं तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी को मॉल रोड की तरफ दौड़ा दिया। रागिनी ने जिस कॉलेज का पता व्हाट्सएप पर सेंड किया था वो उधर ही कहीं स्थित था। लगभग 45 मिनट के बाद मैं घटना स्थल पर मौजूद था। एक 18 साल की लड़की कॉलेज ऑडिटोरियम के पिछले हिस्से में मरी पड़ी थी। उसका गला रेत कर बेरहमी के साथ मार दिया गया था। कमलानगर थाने से थानाध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच चुके थे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर आ चुकी थी और अपने काम में मुस्तैदी से जुटी थी। मैं इंस्पेक्टर राजेश के पास पहुंचा। नमस्ते सर, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव अनुज हूँ। मैंने उनका अभिवादन करते हुए अपना परिचय दिया। नमस्कार अनुज जी, कहिए क्या कर सकते हैं आपके लिए। इंस्पेक्टर राजेश एक शालीन व्यक्ति थे। जी, इस केस के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी ताकि मैं भी आपकी मदद कर सकूं इस केस को सुलझाने में। मैंने भी उसी शालीनता से उनको बोला। जासूस साहब, पुलिस की काबिलियत पर शक है आपको? इस केस को हम 24 घंटे में सुलझा लेंगे। इंस्पेक्टर राजेश श्रीवास्तव ने मेरी ओर उपहास भरी नजरों से देखते हुए कहा। बड़ी खुशी की बात होगी सर अगर आप ये केस 24 घंटे में सुलझा लेंगे। तो अगर आप इसी स्पीड से केस हल करोगे तो यकीन मानिए आप बहुत जल्दी एसीपी बन जाओगे। मैंने भी उन्हें उन्हीं की टोन में जवाब दिया। चलिए जासूस साहब, इस केस में हमारी और आपकी रेस हो जाए। देखते हैं कौन इस केस को पहले सॉल्व करता है। इंस्पेक्टर राजेश ने मेरी ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोला।
ठीक है सर, आपका चैलेंज मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या? इंस्पेक्टर राजेश ने मेरी ओर देखा। आपको कत्ल से संबंधित फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों चीजों पर आपका अधिकार होता है। मैंने इंस्पेक्टर राजेश को कहा। ठीक है, वो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंस्पेक्टर राजेश ने मुझे आश्वासन दिया। ठीक है सर, फिर मिलता हूं मैं आपसे। अभी तो आप भी इन्वेस्टिगेशन में बिजी हैं। मैंने इंस्पेक्टर राजेश से हाथ मिलाया और उनके पास से हटकर उस लड़की की डेड बॉडी के पास जाकर उसका सरसरी तौर पर निरीक्षण करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं छात्रों की भीड़ में शामिल हो गया। कॉलेज के एनुअल फंक्शन के जश्न भरे माहौल में मातम पसर गया था। मरने वाली लड़की का नाम अश्मी पाठक था, जो मास कम्युनिकेशन की छात्रा थी। मैं भीड़ में किसी ऐसे चेहरे को तलाश रहा था जो इस लड़की को जानता हो और इसके बारे में मुझे कुछ बता सके। तभी एक लड़की पर मेरी नजर पड़ी जो उस वक्त फूट फूट कर रो रही थी। मैं उस लड़की की तरफ लपका। अश्मी आपकी फ्रेंड थी? मैंने उस लड़की से पूछा। जी हाँ, मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी। पता नहीं कि जालिम ने इतनी मासूम लड़की की जान ले ली। और उस लड़की का रोना अभी भी जारी था। आपका नाम? जी रुबीना नाम है मेरा। मैं भी अश्मी के बैच में ही हूँ। रुबीना जी, और क्या बता सकती हैं अश्मी के बारे में? देखिए, जितनी ज्यादा आप मेरी मदद करेंगी उतनी जल्दी आपकी सहेली के कातिल को हम फांसी के फंदे तक पहुंचा पाएंगे। अब अश्मी अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। अंकल आंटी पर क्या बीत रही होगी जब ये खबर उन्हें पता चलेगी तो। ये बोलकर रुबीना का रोना और तेज हो गया। ओहो, मैं समझ सकता हूँ उनके माता पिता के दुख को और आपकी भावनाओं को भी रुबीना जी। मैंने रुबीना को दिलासा देते हुए कहा। अश्मी के और कौन कौन से दोस्त थे? उसका कोई खास दोस्त? मैंने रुबीना से अश्मी के किसी बॉयफ्रेंड के बारे में जानने की कोशिश की। सर, उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड तो मैं ही थी और हमारे ग्रुप में सबकी चहेती थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे। रुबीना ने गीली आंखों से मुझे देखते हुए कहा। आपके ग्रुप में और कौन कौन है? मैंने रुबीना से पूछा। विकास, आर्यन, निधि, मेघा, मैं और रश्मि थे। ठीक है, ये हादसा किस समय हुआ था? मैंने रुबीना से पूछा। जी 2 बजे तक तो अश्मी मेरे साथ ही थी। फिर उसने मुझे टॉयलेट जाने के लिए बोला। उस समय यहाँ पर एक डांस परफॉर्मेंस चल रही थी जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे अकेले ही जाने को बोला। उसके बाद वो अकेले ही टॉयलेट चली गई। थोड़ी देर बाद ये अश्मी के साथ वो हादसा हो गया और यहाँ कोहराम मच गया। रुबीना ने संक्षेप में बताया। 2 बजे तक तो वो आपके साथ थी। उसके कत्ल की खबर आप लोगों को किस समय लगी? मैंने रुबीना से पूछा। जी यही तकरीबन 2:45 के आसपास। रुबीना ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। 45 मिनट तक आपकी फ्रेंड टॉयलेट से वापस नहीं आई, आपको अजीब नहीं लगा या उसकी कोई चिंता नहीं हुई? मैंने रुबीना से पूछा। सर, सच बताऊं तो मैं यहाँ प्रोग्राम में इतना एंजॉय कर रही थी कि मुझे ना तो अश्मी का ध्यान रहा और ना ही समय की तरफ मेरा ध्यान गया। फिर आपको कैसे पता कि अश्मी 2 बजे ही टॉयलेट गई थी और 2:45 पर ही उसकी मौत की खबर आप लोगों को मिली? क्योंकि समय पर तो आपका ध्यान ही नहीं था। मैंने रुबीना की नजरों में अपनी नजरें डालकर पूछा, क्योंकि अश्मी ने टॉयलेट जाने से कुछ देर पहले ही कहा था, यार 2 बजने वाले हैं, हमें जल्दी घर के लिए निकलना है, नहीं तो पापा नाराज हो जाएंगे। रुबीना ने सफाई दी। ठीक है, और 2:45 के बारे में कैसे पता चला? मैंने रुबीना से अगला सवाल किया। रुबीना शायद मुझे कोई पुलिसिया समझ रही थी, इसीलिए वो मेरे सारे सवालों के जवाब दिए जा रही थी। क्योंकि उस खबर के ठीक पहले आर्यन ने मुझे कहा था कि यार 2:45 बज गए हैं, लेकिन अभी तक निधि की परफॉर्मेंस नहीं हुई। रुबीना के पास मेरे हर सवाल का जवाब था। निधि भी स्टेज पर परफॉर्मेंस करने वाली थी। मैंने रुबीना से एक और सवाल कर डाला। हाँ सर, वो बहुत अच्छी डांसर है। उसकी एक डांस परफॉर्मेंस थी आज के प्रोग्राम में, लेकिन अश्मी की मौत की वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। ये बोलकर रुबीना की सिसकियों की आवाज फिर से तेज हो गई। अच्छा, आपके ग्रुप के बाकी लोग कहाँ मिलेंगे? यहीं कहीं होंगे सभी भीड़ में। मैं काफी देर से उन्हें ढूंढ रही हूँ। रुबीना ने चारों ओर अपनी नजर दौड़ाते हुए कहा। तभी जहाँ अश्मी की लाश पड़ी थी वहाँ एकाएक कोलाहल बढ़ गया। एक महिला की बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। शायद अंकल आंटी आ गए।
ये बोलकर रुबीना उधर दौड़ पड़ी जिधर अश्मी की लाश थी। मेरे कदम भी उसी दिशा में उठ गए। तो आखिर अश्मी के साथ क्या हुआ, जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब हम नया एपिसोड अपलोड करें वो आपको माय पॉकेट सेक्शन में मिल जाए। तब तक सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मैं हूं अखिल, नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय दिल्ली से। ये मेरी ब्रांड